Hello, dear students, welcome to my class. Myself, Dr. Alka Dikshit, Assistant Professor, Chemistry Department, DBS College, Kanpur. Today, I am going to discuss Chemistry of Alkenes. This topic is for the students of 5th semester and this is in first paper. Chemistry of Alkenes is a very interesting chapter. Alkenes are also known as olefins. First of all, we will discuss about the introduction to alkenes. Alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon double bond. They are also known as olefins. They contain two hydrogen atom less than alkanes. The general formula of alkenes is CnH2n, whereas the general formula of alkanes is CnH2n plus 2. The simplest alkene is known as ethylene. Ethylene is a common name, whereas the IUPAC name of this compound is ethene. सबसे सिंपल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम इथाइलिन के नाम से जानते हैं और इसका IUPAC नेम ईथीन है, जो कि ईथेन से बना है। ईथीन से दो हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं। जब उसके दो हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है और ईथीन के नाम से जाना जाता है, जिसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अनसेचुरेशन है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। जब सभी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जब सभी दूसरे एटम से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। जबकि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। एल्कीन का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस प्रकार होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो नीले गोले एक डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो नीले गोले हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, जबकि लाल गोले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल 120 डिग्री होता है और जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एल्कीन्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है और इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जिसे कि हम इस प्रकार देख रहे हैं। इनके नॉमेनक्लेचर के लिए लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर किया जाता है जिसमें डबल बॉन्ड हो। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करती हो, और इनका प्रीफिक्स कार्बन एटम्स की संख्या के आधार पर होता है और सफिक्स ene होता है। जैसे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स में ane होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ene सफिक्स यूज़ किया जाता है। और नंबरिंग जो है ऐसे की जाती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, इस तरह इनकी नंबरिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें दो कार्बन एटम हैं इसलिए इसका प्रीफिक्स हुआ एथ, और एक डबल बॉन्ड है इसलिए इसका सफिक्स हुआ ene और इसका नाम हुआ ईथीन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें तीन कार्बन डबल बॉन्ड हैं, तो इसको हम प्रोपीन के नाम से जानेंगे और जब इससे ज़्यादा होंगे तब उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन और इस तरह ब्यूटीन, पेंटीन ऐसे होता है।
जब ब्यूटीन होगा तो उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग जगह हो सकती है। फर्स्ट कार्बन पे हो सकती है, सेकंड कार्बन पे हो सकती है। तो जब फर्स्ट कार्बन पे होगी तो उसे ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1 कहेंगे, और जब सेकंड कार्बन पर होगी तो उसे ब्यूटीन 2 या ब्यूट 2 इन कहेंगे। एल्कीन्स 3 तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में एक नॉर्मल चेन कंपाउंड होता है और एक ब्रांच चेन कंपाउंड होता है। जब कार्बन की संख्या ब्यूटीन में 3 से अधिक होगी तो वो नॉर्मल चेन भी हो सकता है और ब्रांच चेन भी हो सकता है। तब ऐसे एल्कीन्स में चेन आइसोमेरिज्म होती है, जैसे आइसोब्यूटाइलिन और मिथाइल प्रोपीन। इस तरह हम चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म अर्थात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, जैसे कि ब्यूटीन में होती है, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को एल्कीन्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे एल्कीन्स शो करते हैं। इसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड है मिथाइल ग्रुप और दूसरे में ऑपोजिट साइड है। तो जिसमें सेम साइड है उसको सिस आइसोमर कहते हैं और जिसमें ऑपोजिट साइड है उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं, जैसे कि ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन। यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हिंडर्ड रोटेशन के कारण होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ भी होता है वहाँ फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं होती। बॉन्डेड एटम्स के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन कहते हैं। और इसी हिंडर्ड रोटेशन के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एल्कीन्स शो करते हैं। तो इन्हें हम सिस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो जो फर्स्ट 3 कंपाउंड्स हैं इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, वो कलरलेस गैसेस हैं, और जबकि नेक्स्ट 11 मेंबर्स C5 से C15 तक लिक्विड हैं, और उसके ऊपर जो हायर एल्कीन्स हैं वो सॉलिड होते हैं। इथीन तो प्लेजेंट स्मेलिंग होता है, लेकिन और बाकी सभी मेंबर्स एल्कीन्स के ओडरलेस होते हैं, उनमें कोई स्मेल नहीं होती। एल्कीन्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होते हैं। एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता जाता है, और सिस आइसोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है ट्रांस आइसोमर्स के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस आइसोमर्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इसीलिए सिस आइसोमर के भी का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होता है। और इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी सिस और ट्रांस आइसोमर्स में ट्रांस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांस कंपाउंड्स आर मोर सिमेट्रिकल देन देयर सिस आइसोमर्स, सो देयरफॉर they are more closely packed in the crystal lattice. That is why they have high melting point. इसके बाद आते हैं एल्कीन्स की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन
एल्कीन में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एल्कीन्स में ऐड हो जाता है और एल्कीन बनाता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। निकल, प्लैटिनम और इन्हीं सब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशंस ऑफ एल्कीन होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं रिएक्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन ऐड होकर इथीन से एथेन बन जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। जहाँ कहीं भी अनसेचुरेशन होता है तो उसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। इसे हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कहते हैं। तो इसी प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन CH3 इस तरह ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यानी एक हैलोजन मॉलिक्यूल का एल्कीन में एडिशन। जिस तरह हाइड्रोजन ऐड हो जाती है एल्कीन में, इसी तरह हैलोजन मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाता है। तो हैलोजन मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर होता है, लेकिन एल्कीन के पाइक इलेक्ट्रॉन्स के संपर्क में आने पर वो पोलराइज हो जाता है और पोलराइज होकर वो ब्रोमोनियम आयन बनाता है और इस प्रकार वो ऐड हो जाता है एल्कीन मॉलिक्यूल में और इस तरह हमें डाई हैलाइड मिलते हैं। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रोमीन का एडिशन इथीन में और ये डाइब्रोमाइड बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन माने कोई भी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन हैलाइड अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ऐड हो जाता है। ये आप देख रहे हैं प्रोपीन प्लस HBr का एडिशन हो रहा है और ये CH3 CHBr CH3 यानी हाइड्रोजन भी ऐड हो गया और Br भी ऐड हो गया। ये एडिशन सबसे पहले मार्कोनिकॉफ ने बताया था। व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ एक रशियन केमिस्ट थे और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक रूल दिया कि अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का एडिशन टर्मिनल कार्बन पर हो रहा है और Br का एडिशन सेकंड कार्बन पर हो रहा है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो इस हाइड्रोहैलोजिनेशन को अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। ये जो मैकेनिज्म है इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 हेलोप्रोपेन और 2 हेलोप्रोपेन। लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 हेलोप्रोपेन बनता है और ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो आयनिक एडिशन होता है, आयनिक एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagent टू अनसिमेट्रिकल olefins proceeds in such a way that the more positive part of the reagent becomes attached to the carbon atom with larger number of hydrogen atoms। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन जहाँ पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पर हो रहा है और मेजर प्रोडक्ट वही होता है, ना कि वो प्रोडक्ट जहाँ इसमें ऐसे भी हो सकता है कि हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पर अटैच हो जाए और ब्रोमीन टर्मिनल कार्बन पर अटैच हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पर अटैच होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है यानी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल एल्कीन्स में ऐड होकर अल्कोहल बनाता है
और इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक बार हाइड्रोजन का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है और एक बार एक पार्ट में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन दिखाया जा रहा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 प्रोपीन टू फॉर्म 2 प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल, दो तरह से एडिशन वाटर मॉलिक्यूल का हो सकता है, जिसमें एक में 1 प्रोपेनॉल बन सकता है और दूसरा 2 प्रोपेनॉल बन सकता है। तो लेकिन जो एडिशन होता है वो 2 प्रोपेनॉल मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है, जबकि 1 प्रोपेनॉल माइनर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये एडिशन जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन अटैचेस टू कार्बन विद मोर हाइड्रोजन एंड हैलोजन अटैचेस टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन एल्कीन में। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है। इसकी जो मैकेनिज्म है मार्कोनिकॉफ रूल की वो इस प्रकार होती है। सबसे पहले कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटाइन फॉर्म हो जाता है और फिर सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जो न्यूक्लियोफाइल Br- बचता है फिर वो कार्बोकैटाइन पे के साथ अटैच हो सकता है। कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। कार्बोकैटाइन जैसे कि आप जानते हैं जो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन होते हैं वो ही फॉर्म होते हैं। तो ऐसा होता है, जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी में रीअरेंज हो जाता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन की मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वो एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में आकर पोलराइज हो जाता है और साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाता है। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाता है और फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाता है। विसिनल ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन अटैच हो, जैसे कि इस कंपाउंड में BrCH2 CH2Br। तो दोनों एडजेसेंट कार्बन हैं जिस पर ब्रोमीन अटैच हुआ है, तो इसीलिए इसको विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं एल्कीन्स के यूजेस पर। एल्कीन्स का जैसे कि आपका जानते हैं बहुत यूज़ है। आप जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं वो पॉलीइथाइलिन है, वो पॉलीमर है जो कि इथाइलिन कंपाउंड से बना है। इसी तरह PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी एल्कीन से बनते हैं। इसके अलावा एल्कीन्स का यूज़ बहुत सारे अल्कोहल्स एंड प्लास्टिक्स के रॉ मटेरियल में, उनके मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो एल्कीन्स का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इथाइलिन का, प्रोपीन का। इथाइलिन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स सच एज PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, EPR इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर्स और बहुत सारे फ्लोर टाइल्स को बनाने में, शू सोल्स को बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में, रेन कोट्स को बनाने में, पर्सेस को बनाने में, पाइप्स को बनाने में, इन सब में इथाइलिन का यूज़ किया जाता है।
और बहुत सारे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है अल्कोहल्स के लिए, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एलाइल ब्रोमाइड अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन सब में की मैन्युफैक्चरिंग में प्रोपीन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह एल्कीन का इंडस्ट्रियल यूज़ एप्लीकेशन बहुत है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एल्कीन्स विद स्ट्रक्चर। इसमें आप एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में उसका आप ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं जिसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकते हैं और उनका जनरल फार्मूला, ये सब इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और डिफ़ाइन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। तो इसमें आप ऑर्बिटल डायग्राम बना के उसके ज्योमेट्री दिखा के एंगल मेंशन करके ये सब आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म विद स्टेप्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म आप मार्कोनिकॉफ रूल के साथ इसको दिखा सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल विद रिएक्शंस। तो मार्कोनिकॉफ रूल का जैसे कि आपको बताया वो सब भी आप दिखा सकते हैं इस रिएक्शन में। इसके अलावा जिस तरह आपने रिएक्शंस देखे हैं एल्कीन्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, इसमें इसी तरह इनकी प्रिपरेशन होती है। अगर इसका आप उल्टा कर देंगे तो उसी तरह एल्कीन्स को बनाया भी जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन होती है एल्कीन्स की वो होती है अल्कोहल से। अल्कोहल को जिस तरह एल्कीन को हाइड्रेट करके अल्कोहल बनता है उसी तरह डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा। अल्कोहल इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्कीन बाय डिहाइड्रेशन और इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो किया जाता है वो एसिड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किया जाता है। तो एल्कीन्स को बनाने का मेथड भी उनके रिएक्शंस के जस्ट ऑपोजिट होता है। जिस तरह एल्कीन्स के रिएक्शंस आपने देखे, इसमें ये स्लाइड मिस हो गई है प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन भी इसी तरह एल्कीन्स की जाती है। जैसे हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन एल्कीन क्या करते हैं तो एल्केन बन जाता है और एल्केन का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो एल्कीन बन जाएगी। तो एल्केन का डिहाइड्रोजिनेशन करने से एल्कीन बन जाती है। उसी तरह हेलोजिनेशन करने से एल्कीन्स का हेलोजिनेशन किया जाता है और अगर हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड करेंगे तो एल्कीन बन जाएगी। एल्काइल हैलाइड है जैसे CH3 CH2X, उसका हाइड्रोजन हैलाइड से OH माइनस हटा देंगे और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो एल्कीन बन जाएगी। तो इस तरह हम एल्कीन को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। जहाँ वहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा तो एल्कीन बन जाएगी। इस तरह एल्कीन्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं और इस तरह एल्कीन्स के रिएक्शंस और भी बहुत सारे एल्कीन्स के इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जैसे ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो आपने देख ही लिया, मार्कोनिकॉफ एडिशन भी देख लिया। इसके अलावा ओजोनोलिसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एक ओजोन मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस और ओजोनाइड बनता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। इसके अलावा हाइड्रोबोरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन में जो डाइबोरेन होती है BH3 होल ट्वाइस, वो एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करके बोरेन बनाते हैं और
ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन्स का। एडिशन ऑफ कार्बीन, एल्कीन से कार्बीन भी ऐड हो जाते हैं और साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड बनाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन का। इसके अलावा NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से भी ब्रोमिनेशन किया जा सकता है। इसे हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन कहते हैं। एलाइलिक ब्रोमिनेशन यूजिंग NBS और एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में किया जाता है। और जैसे मान लीजिए प्रोपीन के साथ NBS का रिएक्शन कराते हैं तो हमें फाइनली ब्रोमाइड मिलता है और एलाइलिक पोजीशन पर ऐड हो जाता है ब्रोमीन। बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन भी होता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन भी किया जा सकता है। एपॉक्सीडेशन रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन का। जब एल्कीन को हम परऑक्सी बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एपॉक्साइड फॉर्म होता है। एपॉक्साइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और उसके बीच में एक ऑक्सीजन होता है। तो एल्कीन का जब रिएक्शन परऑक्सी बेंजोइक एसिड के साथ कराते हैं तो इसे एपॉक्सीडेशन कहते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एल्कीन्स के। मार्कोनिकॉफ रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पर आते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो EZ आइसोमरिज्म भी कहलाती है। ई ट्रांस आइसोमर को हम ई आइसोमर कह सकते हैं और सिस आइसोमर को Z आइसोमर कहते हैं। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड सेम ग्रुप होते हैं तो ऐसे आइसोमर को आपने देखा कि ट्रांस आइसोमर कहते हैं और उस ट्रांस आइसोमर को हम सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर को ई आइसोमर भी कह सकते हैं। तो ई आइसोमर इज नोन एज ट्रांस आइसोमर और वाइस वर्सा, वेयर एज सिस आइसोमर इज ऑल्सो नोन एज Z आइसोमर और वाइस वर्सा। तो इस तरह एल्कीन्स ये चैप्टर है आपका जो कि 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आता है। तो इसमें आपको इसकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़, आइसोमेरिज्म, ये सब आपको ध्यान रखना है। IUPAC नेम भी लिखने को आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में IUPAC नेम लिखने को भी आता है, तो आप उसको भी ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ें, हाइड्रोजनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओरिएंटेशन या रीजियो सेलेक्टिविटी भी इसे कहते हैं। तो एक सेट-ज़ेफ रूल भी है। सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, hydrogen is preferentially eliminated from the carbon atom which contains fewer number of hydrogens attached to it. This is because more highly alkylated olefins are more stable than the others. तो सेट-ज़ेफ रूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखें। ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स को बताता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो जिसमें आप मैकेनिज्म में अगर देखेंगे तो देखेंगे कि जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है वही फॉर्म होता है। तो कार्बोकैटाइन टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल
ऐसे ही होता है। टर्शियरी एल्कोहल्स रिक्वायर माइल्डर कंडीशंस, देन सेकेंडरी एल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जबकि सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे भी कम। तो इस तरह जब मैकेनिज्म आप देखेंगे तो जो कार्बोकैटाइन बनेगा टर्शियरी अल्कोहल से, वो टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनेगा, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है और वही फॉर्म होता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस एल्कीन्स के प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, यूजेस, ये सब एल्कीन्स के बारे में था। थैंक यू।